जी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। हाल ही में जेकेएस का रिजल्ट आउट हुआ है और खुशियों की लहर जम्मू शहर में फिर एक बार गूंजती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है और खुशियां बहुत से घरों में आई हैं। उसी एक घर में आज हम मौजूद हैं, दी न्यूज़ नाउ की टीम, और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रजत संब्याल, जिनका रैंक 64th रैंक आया है और काफ़ी मेहनत के बाद आज वो दिन आया जब मुस्कुराहट चेहरे पे है और कहीं ना कहीं खुशियां इस घर में आ चुकी हैं। सबसे पहले रजत जी, आपको दी न्यूज़ नाउ की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहला सवाल तो यही रहेगा, कैसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि लगातार एक पीरियड रहता है, एक स्ट्रगल रहता है, मतलब उसके बाद वो एक खुशी मिलना, वो एक खुशी आपके हक में आना, कैसा महसूस हो रहा है? मैं आपको भी थैंक यू करना चाहूँगा और द न्यूज़ नाउ को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आप आए एंड आपने कनेक्ट किया मुझे लोगों के साथ ताकि मैं ये बातें उन तक पहुँचा पाऊँ। सिलेक्शन के बाद ऑब्वियसली आपको रिलीफ फील होता है कि आपको पता लग जाता है कि अगर मैंने कोई एक एम चूज़ करा था एंड उसको अचीव करा है, अब उसमें काम करने का मौका मिलेगा। तो मोर देन ए रिलीफ फीलिंग, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फीलिंग कि अब आपको आपकी तरफ लोग देखते हैं और आपसे वो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आप जब सर्विस में आते हैं या उससे पहले भी। तो एक फीलिंग है कि हाँ, अब काम करने का मौका मिलेगा। एक्चुअल सेंस में अब जो सोचते थे अब वो कर पाएंगे, किस एक्सटेंड तक कर पाएंगे वो तो समय ही बताएगा। जी, और आपको मैं बता दूं कि रजत जी की बात करें तो स्कूलिंग जो है वो नागमनी से हुई है और वहीं पे फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से बिल्कुल नहीं रहा। मम्मा पापा की बात करें तो वो बैंकिंग स्टेटस से वो आते हैं, बैंक में उन्होंने जॉब करी है और सडनली एक आता है कि देशभक्ति का एक भाव है ना, ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। और वहीं पे आपको मैं बता दूं कि मेहनत जो है वो 10 साल की है। 10 साल से लगातार तैयारियां जो है वो चल रही थी। गोल सेट हो चुका था कि एक दिन जो है देश की सुरक्षा के लिए, तो देश की रक्षा के लिए हम लोग भी आएंगे। तो वो सफ़र कैसा रहा? मतलब अगर आपकी बात करें, आपने जिस तरह से कैमरे के पीछे हमने जो बातचीत करी, आपने कहा स्कूलिंग के बारे में, उसके बाद बीटेक का वो एक सफ़र, सिविल इंजीनियरिंग आपने करा, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव कर ले हम, तो फिर भी एक पेशेंस लाना, एक जगह टिके रहना और उस पर लगातार, क्योंकि 4 साल वो 4 अटेम्प्ट्स और कई बार निराशा हाथ लगना, क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एम चूज़ करा था तब इतना नहीं पता था ऑनेस्टली। उस वक्त इतना नहीं पता था कि जर्नी इतनी लंबी होएगी और इतनी हार्ड हो जाएगी। बट विद टाइम वेरियस सोर्सेज से मोटिवेशन आती रही। कुछ एग्ज़ाम थोड़े थोड़े लेवल पे क्लियर होते थे तो वो भी लगता था कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स तो हो रहे हैं। घर वालों का सपोर्ट भी था ही। एंड कहीं ना कहीं मैं उस सर्विस में आना चाहता था कि जिसमें आप पीपल से कनेक्ट होके उनके लिए काम कर सको, उनकी लाइफ में एक डेवलपमेंट ला सको। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम एक बेटर वे में एक काम को कर सकते हैं। सो कंसिडरिंग माई ओन प्रिंसिपल्स आई थॉट कि ये एक फील्ड अच्छी है जिसमें मैं काम अच्छे तरीके से कर पाऊँगा और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट इन द सेंस कि आप किसी के लिए कर रहे हो तो वो फील होएगी। एंड वो एक मेन रीज़न था जिसने मुझे पुश करा, नहीं तो अदरवाइज देयर वर वेरियस अदर सेक्टर्स जब मैं कॉलेज पास आउट करता हूँ उस वक्त भी और उसके बाद भी। और अगर मैं देखूँगा कि जब अब मेरा यूपीएससी नहीं हुआ था उसके बाद मैंने एक जॉब स्टार्ट करी। उसमें मेरा रिसर्च असिस्टेंट रोल था, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो एक पब्लिक पॉलिसी की फील्ड थी। तो उस वक्त भी मेरे पास 2 डायरेक्शंस थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। वन वाज, अगर मैं पब्लिक पॉलिसी में थोड़ा परस्यू करता हूँ, एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में मेरा आई वाज हैविंग गुड पीपल देयर एंड वो कहते कि हमारी टीम में आ जाओ तो यहाँ पे भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट ले लेना। एंड उसके बाद आई कुड हैव गॉन फॉर पब्लिक पॉलिसी बाहर से करके, वहाँ पे यू जस्ट गेट इनटू दिस। बट कहीं ना कहीं फील हुआ कि अपने कंट्री में अपने एरिया में करने का एक बार मन आया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अच्छे तरीके से जेकेपीएससी के लिए। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। तो दिस इज़ अ इंडिकेशन कि आप यहाँ पे काम करिए और वही अब करेंगे पूरी शिद्दत से। रजत जी,
मुझे याद है कि आपका वो एक ट्वीट जो काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल भी हुआ था, बार बार रीट्वीट हुआ था, जिसमें आपने बताया था कि आपकी जर्नी किस तरह से रही, वो 4 अटेम्प्ट्स, वो फेलियर हाथ आई, फिर भी कहीं ना कहीं डटे रहे और बहुत से लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके थे और अभी भी हैं और अभी जो देख रहे हैं उनके लिए भी हैं और कहीं ना कहीं वो एक सफ़र आपको मोटिवेशनल स्पीकर की ओर लेके आया। उसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुझे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे मौका मिला बात करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इतना आई नेवर एक्सपेक्टेड, जितने व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स लोगों ने करे हैं, वेदर इट इज़ ऑन ट्विटर या यूट्यूब पे वीडियोस पे, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। एंड वो शो करता है कि पीपल कनेक्ट विद द योर व्यूज़ इफ़ यू गिव देम, एंड अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं तो वो होते हैं मोटिवेट, एंड उनको अच्छा लगता है। स्ट्रगल्स से आप स्ट्रगल्स के 2 कंपोनेंट हैं। एक, इट टेक्स अ मेंटल टोल, आपको एंजाइटी भी होएगी, आप स्ट्रेस में भी होएंगे, आप लोनली भी फील करेंगे, वो सब चीज़ें भी हैं। बट अगर आप जब उसको अचीव कर लेते हैं तो उतना ही आपको एक लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं। लोग आपसे, उनकी भी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तो वो सोचते हैं कि यार हमारी प्रॉब्लम्स हम इतने ज़्यादा क्यों बना रहे हैं, जब इतनी सी प्रॉब्लम है, कि दूसरे की देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उससे वो इंस्पायर होकर उनके अपने प्रॉब्लम कम लगती है एंड वो खुश फील करते हैं। तो अगर मैं किसी के इस कंपोनेंट में थोड़ा सा हिस्सा रहा तो हमेशा मैंने ट्राई करा कि जो भी, जिससे भी मेरी बात हो सके, जिसको भी मैं बात कर सकूँ, जितना पॉसिबल था मेरे से, मैंने हेल्प किया कि लोग मोटिवेटेड रहें एंड कोई भी गलत स्टेप की तरफ ना जाएं। एट टाइम्स मुझे बीच में कुछ लोगों की ऐसे भी कॉल्स आई जो दे वर सेइंग कि दे वर ऑन द पाथ ऑफ सुसाइड एंड दे जस्ट मैसेज मी, एंड हाँ, उन्होंने मैसेज करे, मैंने उनसे कंटैक्ट बैक करा, एंड उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं थी उनकी, तो जिनसे मेरी बात हुई। बट वही होता है कि हर एक को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, तो बट जब आप दूसरे की भी देखोगे ना, तो दुनिया में हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। एंड आज की डेट में होता क्या है कि हम अपने सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कहीं भी हम अपनी नेगेटिव साइड नहीं दिखाते। तो एवरीवन, हर एक को लगता है कि यार इसके तो सब अच्छा चल रहा है, सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम्स है। बट ऐसा नहीं है, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो अपनी बाहर नहीं निकाल रहे। इसलिए उस वक्त आपको ज़रूरत होती है कि आपका जो एक कोर सर्कल है ना, वो अच्छा हो, वो आपके लिए सपोर्टिव हो, वो उसके साथ आप कनेक्ट करें, और दूसरे की प्रॉब्लम्स में भी देखें कि उससे भी मैं क्या एक पॉजिटिविटी ले सकता हूँ। तो हमेशा मतलब कि पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने आप को पुश करते रहना चाहिए। कुछ पता नहीं होता कि आपका 30s बड़ा बुरा जा रहा है तो आपका 40s एंटर करते ही आप क्या पता क्या बन जाए। हाँ जी रजत जी, जिस तरह से आपने ये बात कही कि इंसान को बस एक डटे रहना चाहिए, पॉजिटिविटी उसके अंदर रहनी चाहिए और फिर एक टाइम आता है सब चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो जाती है। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका ये सफ़र काफ़ी लंबा भी रहा, लगातार मेहनत करी, कभी ऐसे भी हालात आए होंगे जब आपको होगा कि यार नहीं, यार मुझसे नहीं हो पा रहा, वैसी भी चीज़ें आती, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में ऐसे फेस ज़रूर आते हैं। तो क्या ये जो मुस्कुराता चेहरा जो आज हम देख पा रहे हैं या फिर हमारे जो दर्शक है वो लोग देख पा रहे हैं, क्या ये भी कभी मुरझाया था? ऑब्वियसली ये तो बहुत नेचुरल है कि लाइफ में ऐसा था कि स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो लाइफ में कभी भी मैंने टिल दी, जब तक मैं 2015 एंडिंग दिसंबर भी नहीं, 2016 फेब में फर्स्ट टाइम मैंने फेलियर देखा था, जब मेरा यूपीएससी का मेंस क्लियर नहीं हुआ था इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट वाज माई फर्स्ट इन लाइफ की जिसमें मैं फेल हुआ हूँ। मेरे कॉलेज स्कूल में मार्क्स भी ऐसे कभी कम नहीं आए कि वो चीज़ फील करी हो। तो उसको हैंडल करना सीखना शुरू किया और उसके बाद इतने फेलियर्स देखे कि हैंडलिंग स्ट्रांग हुई। बट एक 2018 एंडिंग के अराउंड फेज़ आया था जिसमें इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग फेज़। आपको लगता है कि करियर में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, लाइफ स्टक हो गई हुई है, कुछ काम भी नहीं कर रहे, घर बैठे हुए हो, यू फील योर सेल्फ एज अ बर्डन, यू फील एनजाइटी, आप सब चीज़ें फील करते हो। तो अब उस वक्त या तो आप एक काम करो कि उस एनजाइटी का जो कॉज है उसको ख़त्म कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, आप जॉब ले लो कोई फिर प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट या कहीं और। प्राइवेट इज़ द ईजी वे टू गेट, गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम लगता है कोई भी जॉब लेने में, या तो आप वो ले लीजिए। बट अगर आपको है कि नहीं मुझे डटे रहना है, तो तब आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि लेट्स फोकस ऑन द टास्क, एंड उस समय आपकी हॉबी काम आती है। ये मेरा मानना है कि जब आपका लो फेज़ चल रहा है या आप कहीं स्टक हो गए हो, ठीक है, तो उस वक्त अगर आपकी जो भी एक पैशन है उसको परस्यू करो, वो आपको डेली मोटिवेट करेगा।
ठीक है, आप गार्डनिंग अच्छी है, आपका मन है, आपका कुकिंग का मन है, आप करो रोज़ उसको थोड़े टाइम करते रहो, तो उससे आपको पॉजिटिव रहेगा, आपको नॉर्मल रहेगा। एंड कहीं ना कहीं हमें ये देखने की ज़रूरत है, सबको मैं बोलना चाहूँगा जो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कि ये एक एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी हैं, अथॉरिटी अच्छी है, ठीक है, बट सिर्फ यही एक तरीका नहीं है जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। देर आर मैनी अदर वेज। अगर आप भी एक काम कर रहे हैं, आपका भी काम अच्छा है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो समझ रहे हो ना कि हर एक का कंपोनेंट काम बनता है तो सोसाइटी चलती है। घर पे अगर सब अगर खाना ही बनाना शुरू कर देंगे तो घर नहीं चलेगा, घर में सफाई भी होनी है, घर में वॉशिंग भी होनी है, सब होना है। तो वैसे ही देश में और सोसाइटी में है। तो हमें एक चीज़ ये भी करने की ज़रूरत है कि सिर्फ जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं या सिलेक्टेड पीपल हैं, हम सिर्फ उनकी तरफ ना भागें। हर एक जॉब, हर एक बिजनेस, हर एक काम उतना ही वैल्यूएबल है। एंड गांधी जी का एक कंसेप्ट था जो मैं बहुत मानता हूँ, डिग्निटी ऑफ लेबर का। उनका मानना ये था कि सफाई कर्मचारी भी उतना ही डिग्निटी है उसमें जितनी एक आईएएस ऑफिसर में है। एंड दैट इज़ ट्रू, ठीक है। वो भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, सैलरी डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। काम तो काम है, तो उसकी भी उतनी इज्जत होनी चाहिए सोसाइटी में जितनी एक आईएएस ऑफिसर की है। मेरा ये अपना मानना है। बाकी बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे कह दी कि ये बात सच है कि हम लोग कहीं ना कहीं ज़िंदगी के सफ़र में निकल तो जाते हैं, पर हार जब सामने आती है तो सोचते हैं यार नहीं हो पाएगा, सुसाइड कर लें। पर काम जो व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो बिल्कुल छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, काम काम होता है। वो कैसे होता है वो वही शख्स जानता है, वो जो कर रहा है। सर, आपने यहाँ पे बात की थी हॉबीज़ की, तो आप ये सवाल थोड़ा टर्न होगा, आपकी हॉबीज़ क्या है? मैं वैसे फिटनेस पे ही मैंने अपनी हॉबी बनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली एनजाइटीज़ रह रही थी। एंड एक टाइम पे थोड़ा सा वेट भी एनहांस होने लग गया था, तो मुझे अपने आप को देख के अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि आई डोंट यूज़ टू फील पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ। तो स्टार्टिंग में रनिंग स्टार्ट करी, जिम भी स्टार्ट किया, ठीक है, क्यूमुलेटिव करते रहे। एंड उसके बाद रनिंग को थोड़ा एनहांस किया। तो जब भी जैसे देयर वॉज अ टाइम जब मतलब कि अच्छा नहीं था, बट व्हेन आई यूज्ड टू रन आई यूज्ड टू थिंक। तो मेरे अगर डेली कोई भी माइंड में इशू चल रहा है, तो जब मैं भागता था वो सोचते हुए मेरा ना एट द एंड ऑफ माई रन आई विल बी पॉजिटिव, हैप्पी, स्माइलिंग, और वो दिन का जो भी स्ट्रेस है ना वो खत्म हो, वो पसीने के साथ खत्म हो चुका है। तो इस टाइप से होता था। अच्छा रजत जी, जिस तरह से आपसे हम बात कर रहे हैं, आपके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हम जान पा रहे हैं कि कैसा वो ज़िंदगी का सफ़र रहा और आज वो जो एक जीत आपके हाथ में आई है। पर बहुत से लोग हैं जो इंस्पायर हो रहे हैं और अभी भी जो आपको लोग देख रहे हैं, पर कई सवाल है जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या कोचिंग जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए या आप ऑनलाइन मोड पे भी पढ़ सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ मायने रखती है? बिल्कुल, मैं एक ऑनेस्टी रिप्लाई देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा था, या बड़े सारे लोग इसी टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी फैमिलीज़ में सिलेक्टेड लोग नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं रेशो कम है सिलेक्टेड लोगों की, चाहे वो यूपीएससी है या जेकेपीएससी है। तो जब आपको प्रोसेस ही नहीं पता है तो आपको कहीं ना कहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। उससे आप थोड़ा सा ट्रेन होएंगे इन द सेंस कि आपको सिलेबस पता लगेगा। अब जैसे मैंने कोचिंग ली, उसमें मुझे सिलेबस पता लगा, थोड़े से उन्होंने कंपोनेंट्स कवर करे, थोड़ी चीज़ें ही वो कवर कर सकते हैं। अब वो आपको सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो एक लिमिटेड प्रोवाइड किया उन्होंने। एंड उसको बेस बना के देन आपको ही बिल्डिंग बनानी है। आप सोचें कि कोचिंग में कुछ नहीं करा, कोचिंग से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कोचिंग से फ़ायदा होता है, बट उसके ऊपर की जो बिल्डिंग है वो उसके अंदर मार्बल लगेगा या टेराकोटा लगेगा या क्या लगेगा, वो सब आपको खुद डिसाइड करना है। तो कोचिंग का ये रोल रहता है। एंड कहीं ना कहीं जैसे अब सारे मैंने भी यहाँ चंडीगढ़ से या दिल्ली से ही कोचिंग ली थी, चंडीगढ़ कॉलेज था तो उस समय ले ली थी। तो जम्मू में फील होता था कि यहाँ पे राइट काइंड ऑफ कोचिंग सेंटर्स नहीं है, यहाँ थोड़ा सा वैसी चीज़ें थी, ठीक है। एक बेसिक लेवल के हैं, ज़रूर हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट ये चीज़ रही थोड़ा सा। तो मतलब कि अभी वैसे आई एम इन टच विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड वो भी जैसे एस्पिरेंट्स रहे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत तैयारियाँ करी, दिल्ली बैठ के नहीं हो पाए हैं, तो उनको परस्यूड, आई एम परस्यूइंग देम कि आप यहाँ आइए, यहाँ पे मतलब कि वो भी जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं। तो अपने लोगों के लिए दिल्ली जाने से बेटर अगर यहाँ पे अच्छे अच्छे थोड़े से इंस्टीट्यूट्स हों जो उनको बेसिक ट्रेनिंग दे दें, तो होएगा ऐसा कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर से भी 10 लोग निकल रहे हैं यूपीएससी में, कल आने वाले टाइम पे 30 निकलेंगे, 40 निकलेंगे, 50 निकलेंगे, ठीक है। 700 में से अगर 50 यहाँ से निकलने लगा जाए एक टाइम पे, तो दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव
अप्रोच होएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं होएगा कि JKPS UPSC में निकलेंगे, देन वो UPSC CAPF में भी निकलेंगे, SSC में भी निकलेंगे। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है और मैं बोलना चाहूँगा कि आपको सेंट्रल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन द सेंस कि UPSC को प्राइम रखना चाहिए, JKPSC शुड बी योर सेकेंडरी वन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द contribution you can do, in terms of the process that is very clean and fast. JKPSC में भी ऐसा नहीं मैं ब्लेम कर रहा कि यहाँ पे प्रोसेस कोई ख़राब है, यहाँ पे प्रोसेस अच्छा है। अभी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सतीश चंद्र सर जो अभी चेयरमैन हैं, उन्होंने आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतनी जल्दी रिजल्ट, इतना फास्ट एंड ये प्रोसेस रहेगा। एंड विद इन 9 months उन्होंने 2 रिजल्ट रिलीज़ करें। तो JKPSC इज़ परफॉर्मिंग क्वाइट एफिशिएंटली। बट कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रोसेस में लिटिगेशंस हो जाती हैं तो वो डिले हो जाते हैं, 3-3 साल भी लग जाते थे। पहले 2016 में एक बार ही था, वो 19 तक एक्सटेंड हुआ था, तो वो बड़ा डिमोरलाइज हो जाता है। अब UPSC में यह है कि हर साल एग्ज़ाम होना ही होना है। तो और यहाँ के लोगों में पोटेंशियल है, मैंने देखा। जैसे बस उनको क्या है कि थोड़ा सा एक्सपोजर कम है कि JNK में कर रहे हैं, बाहर कोचिंग करने नहीं गए, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर की कमी उनको फील हुई मेरे को। तो मैं परस्यूट कर रहा हूँ कि कुछ लोग आएँ और उनको पैशनेट, अगर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच किसी को भी दी जाए कि आप करिए ये, तो वो कर सकते हैं। पोटेंशियल लोगों बच्चों में है, बस अटेम्प्ट ही नहीं देंगे, सोचेंगे कि नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड व्हेन इट इज़ नॉट, ठीक है, अगर आप JKPSC क्लियर कर रहे हैं तो यू हैव द पोटेंशियल टू क्लियर UPSC, दे आर वन एंड द सेम। आपसे जब मैं बात कर रही हूँ, आपके जो बातों से मुझे लग रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से कहा कि UPSC मेन होना चाहिए, पहले आप UPSC के ऊपर फोकस करो, तो क्या अभी KS का खिताब तो हाथ में आ लग गया है, तो IAS के लिए तैयारी जारी रहेगी या फिर यहीं पे है? नहीं, एक्चुअली मेरे UPSC के अटेम्प्ट्स पहले एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ओके। हाँ, मेरे 6 अटेम्प्ट्स वर देयर एंड दे गॉट एग्जॉस्टेड लास्ट ईयर। तो अब मेरे पास JKPSC वाज द ओनली ऑप्शन, यही था। तो इसी में ट्राई किया एंड हो गया, चलो तो फॉर्चुनेटली। क्या आपकी तरफ से जम्मू के वो बच्चे, वो एस्पिरेंट जो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो क्या आपकी तरफ से उनको क्या हेल्प मिलने वाली है? जैसे रिसोर्स बेसिस जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर आपको गाइडेंस कुछ, अगर मेरे पास टाइम हुआ या मेरे को किसी कहीं पे एसोसिएट हुआ तो आई विल ट्राई कि मैं एक बेसिक अप्रोच होती है एक प्रीलिम की, मेंस की और इंटरव्यू की। आप एक चीज़ देखना, कुछ लोग जब मेंस क्लियर करने लग जाते हैं ना, वो हर बार ही क्लियर करते हैं फिर UPSC के 3-3 मेंस वो क्लियर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन तो है, एक थोड़ा सा कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन करनी है, किस तरीके से बॉडी लिखनी है, किस तरीके से कंक्लूजन लिखना है किसी भी आंसर्स का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कैसी अप्रोच रखनी है, कैसे माइंड से जाना है। इंटरव्यू में व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ठीक है। अगर आप बहुत ही रेडिकल बातें बोल रहे हो तो वो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो होता है ना किसी भी इंटरव्यू में क्या मीन, क्योंकि मैंने ऐसा खुद भी देखा है और सुना है, बहुत से लोग हैं जो प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, पर इंटरव्यू में मात खा जाते हैं। तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? जैसे देखो, इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है, वो उसका रियल उधर ही लोगों को पता है, वो दे नेवर रिवील की थोड़े से ट्रेट्स अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन उसमें लिखी होती हैं कि दे आर चेकिंग योर मेंटल स्किल्स, दे आर चेकिंग योर सोशल स्किल्स, ठीक है। कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स, अराउंड 8 to 10 पॉइंट्स वो चेक करते हैं वो, बट वो कैसे चेक कर रहे हैं नोबडी नोज, ठीक है। बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप आपका जो बैकग्राउंड रहा है, अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर है, आप उसकी थोड़ी नॉलेज लेके जाइए। अगर आपका उसके बाद आपका जो ऑप्शन है उसकी नॉलेज लेके जाइए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से उसके बारे में पढ़ के जाइए, आपकी हॉबीज़ के बारे में पढ़ के जाइए। ये हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ के जाते हैं। अब वहाँ पे इट इज़ ए पर्सनालिटी टेस्ट। वहाँ पे वो आपको से बात करना चाहते हैं, 20 मिनट वो 25 मिनट लगा के आपसे जस्ट एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं जैसे अब आप कर रहे हैं। बस ये है कि वहाँ पे दे आर ऑल्सो जजिंग यू कि अच्छा इसने ये चीज़ बोली तो ये क्यों बोली है, ये नहीं बोली। वो इंसान के दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे अभी जज किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा पैनिक मोड में इंसान थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। बट वही है कि आपको वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस ट्रेट भी करना है, क्योंकि अगर आपने मेंस क्लियर करा है तो सब यही कहते हैं कि नॉलेज तो आपकी चेक हो गई है, अराउंड 8 to 9 पेपर्स आप दे के आए हैं। वहाँ पे अब वो कुछ पर्सनालिटी के ट्रेट्स जैसे जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, वो LQs वो चेक कर रहे होते हैं, उस पर थोड़ा वर्क करना चाहिए। एंड एक चीज़ है कि वो एक दिन में नहीं बनता, ठीक है। अब किसी का अगर बात करने के तरीके में थोड़े से कोई इशू है तो वो एक दिन में इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो जब आप हमारे बोलते थे जो सीनियर्स थे कि अगर आप जब
प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इंटरव्यू को भी दिमाग में रखिए, क्योंकि जिस दिन आप मेंस क्लियर कर लोगे उस दिन आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही होने वाला है। बट आप पहले इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं तो वो चीज़ पे वर्क ही नहीं करते। अगर 5 साल प्रीलिम और मेंस दे रहे हो या 2 साल प्रीलिम और मेंस दे रहे हो, तो इंटरव्यू का भी थोड़ा सा दिमाग में रख के उसके लिए जो ये 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं देख लिया थोड़ा सा, और हेल्प ही होते हैं। अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है तो आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। आपको अपने बैकग्राउंड अच्छी तरीके से कर रखा है तो वो दैट इज़ गुड। रजत जी, एक सवाल उन लोगों के लिए जो लोगों ने एग्ज़ाम जो है वो दिया था पर कहीं ना कहीं निराशा है, सैडनेस है, चेहरे मुरझा चुके हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? ये टाइम बड़ा हार्ड होता है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे अब जो सिलेक्टेड है उनको कवर किया जा रहा है, एंड जो इंटरव्यू आउट हुए होंगे उनको कवर नहीं किया जा रहा होगा। उनके घर में माँ बाप होप होती हैं, उनको खुद होप होती हैं, तो एक बड़ा सैड मोमेंट सा होता है। बट अब आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो PDF को एक्सेप्ट करके आपका नाम नहीं है, आपको आगे ही अब सोचना है कि क्या करना है। फिर से एग्ज़ाम देना है, कोई और एग्ज़ाम देना है, प्राइवेट ज्वाइन करना है, ठीक है, या आप अगर कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वही करना है, तो आपको आगे ही देखना चाहिए और पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। जस्ट टेक इट एज ए एग्ज़ाम की, फॉर एग्जांपल जितने भी लोग होंगे उन्होंने 10th या 12th में एग्ज़ाम दिया होगा सबने, और मैक्सिमम का कोई ना कोई एग्ज़ाम तो फेल हुआ होगा, या IIT दिया होगा वो फेल हुआ होगा, AIEEE दिया होगा वो फेल हुआ होगा, किसी ने MBBS का एग्ज़ाम फेल किया होगा, कोई ना कोई एग्ज़ाम तो फेल हुआ ही होगा। तो आज उसको भूल चुके हैं वो, आज लाइफ उनकी बहुत आगे उससे जा चुकी है। तो वैसे ही एक ये फेज़ है, तो इस एग्ज़ाम को पीछे वाले को भूल के आप एक रिन्यूड एनर्जी से आप ये करिए कि अपने अगर प्रोसेस में रह रहे हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई और लूप होल्स। आप अपने लूप होल्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे, या खुद फाइंड करिए, किसी से फाइंड करवाइए, इंटरेक्ट करिए लोगों से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के बिना फिर से एग्ज़ाम देंगे तो फिर मार्क्स कम रहने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बट इसमें भी एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सीट्स तो लिमिटेड हैं। अब फॉर एग्जांपल 500 में अगर पोटेंशियल थी, सिलेक्ट तो 220 होने हैं, क्योंकि सीट्स ही उतनी हैं। तो इंडिया मतलब कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का एक वो चीज़ है जो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। एंड उसके ऐसा भी होएगा काफ़ी लोगों में, क्या मतलब मैं बोलूँगा सब में ही उतनी पोटेंशियल होती है जो इसका इंटरव्यू दे के आते हैं। 19-20 का फ़र्क होता है बस, आपका तब चल गया, उनका नहीं चला, ऐसा रहता है। एंड कभी कभी कुछ के लिए सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो इसमें भी एक चीज़ थी जो मेरा मन था मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बोलूँ, तो चलो आपके थ्रू मैं बोलना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया। 770 जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपेयर हुए थे इंटरव्यू में। UPSC में एक चीज़ है, अब यहाँ पे भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम लाइक UPSC है, एंड UT है, तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें सेंटर की तरह अलाइंड है, हो चुकी हैं आज की डेट में। बट एक चीज़ मुझे अभी भी इसमें लगी कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, उनका एक ना पोर्टल में वॉलंटरी डिस्क्लोजर वो करते हैं, एंड उनका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल IDs सरकार डिस्क्लोज करती है इंटरव्यू ड्रॉपआउट्स का भी, ताकि उस बेसिस पे उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिले। अब गवर्नमेंट तो वहाँ पे भी उधर तो स्कीम है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसी डाटाबेस को लेके अपॉइंट करें। यहाँ पे भी अगर ये चीज़ हो जाए तो बहुत वेल एंड गुड है। फॉर एग्जांपल एक एक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंटरव्यू ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, सारे अच्छे हैं, अगर उनमें से ही कुछ लोग उसमें अपॉइंट हो जाएं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे विल एक्ट लाइक ए एसेट। वो तो बट इट्स ए वेरी उसके लिए तो पूरा एक पॉलिसी मेकिंग एंड लंबा प्रोसीजर होएगा, सरकार करे तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स के लिए। बट उसके अलावा भी एक चीज़ कर सकती है, उनका एटलीस्ट डाटाबेस जो है, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल ID वो रिलीज़ कर दे सबका जो इंटरव्यू में ड्रॉप आउट्स हैं। क्यों? आपने सोचा मैंने एक बिज़नेस खोलना है, आपको एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जिसकी नॉलेज बेस अच्छी है, एंड आप उसको एक उसको आपके स्किल जैसे वो डिजिटली आप कुछ खोलना चाहते हैं और उसका स्किल सेट अच्छा है, आप वैसा एक इंसान चाहते हैं। अभी आपको अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा, किससे पूछना पड़ेगा, आपको नहीं समझ आएगा किसको रखूँ किसको नहीं रखूँ। अगर वो बच्चों की डाटा बाहर हो, आपने काम खोला, आपने उनकी मेल ID ली, 500 स्टूडेंट्स थे, आपने 500 को मेल डाल दी, वी आर दिस, वी वांट टू डू दिस, ठीक है, इफ़ यू आर रेडी टू ज्वाइन कॉन्टैक्ट अस। 500 में से 5 अप्लाई करेंगे, एक को आप सिलेक्ट करेंगे। जब हमारे पास एक इतना अच्छा रिसोर्स है तो हम उसको क्यों नहीं एक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक्सपोज कर रहे हैं? उनको क्यों हिडन वे में ख़त्म कर दिया गया? आज उनके नाम के साथ उनकी किसी को नहीं पता, हाँ, फेलियर को जोड़ के आज के बाद वो याद भी नहीं रहेगा किसी को कि कौन कौन थे। बट अगर वो डाटा रिलीज हुआ होगा तो उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, काम मिल सकती है। एंड
ऐसा नहीं है कि मतलब कि फॉर्चुनेटली मैं मेरे को स्पोर्ट थी, बट सबको नहीं होती है। कुछ लोग बड़े नॉमिनल बैकग्राउंड से होंगे और उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया होगा, तो उनके लिए होएगा कि यार जॉब मिल जाएगी इनसे अच्छी, ठीक है, तो वो उससे काम करने का एक तरीका खुल सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं एक फेलियर पे आके ही बात खत्म हो जाती है। वो लोग, उन लोगों में भी वो एक जज्बा है, तभी वो वहां तक पहुंचे। बिल्कुल। और आपने एक सपोर्ट की बात कही, फैमिली सपोर्ट होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी रहता है। तो क्या वो सपोर्ट आपको मिला? और बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि करना चाहते हैं, पर कहीं ना एक लेवल तक जो वो देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, घर का माहौल देखते हैं, तो रुक जाते हैं कि नहीं यार, अब इसे छोड़ देते हैं, कहीं और निकल पड़ते हैं। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे घर में मैं पैदा हुआ, ताकि मुझे जब भी मैंने अपना 10th क्लास थी, 12th थी, इंजीनियरिंग थी, ऑल माई डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय माई ओन सेल्फ, ठीक है। मुझे बस मैंने डिस्कस किया और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया कि पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ों में। बीटेक कहाँ से करनी है वो मेरा डिसीजन था, 10th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो मेरा डिसीजन था। बीटेक के बाद अब प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना है और मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, वो मेरा एक डिसीजन था। तो उन सब चीज़ों में उन्होंने सपोर्ट करा, और उसके बाद जब इतने फेलियर्स आ रहे थे, स्टिल दे वर सपोर्टिव, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली दिल्ली से वापस आया हूँ मार्च में, उससे पहले मैं 2-3 साल उधर ही रहा हूँ। तो एक्सपेंसेस लगते हैं, यू हैव टू पे, मतलब कि 30,000, 25-20 एक्सपेंसेस लगेंगे। तो मम्मा पापा ने हमेशा उस चीज़ में सपोर्ट करा कि उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि एक अच्छे काम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को, मतलब कि मेरा तो ये मानना है, कभी भी सपोर्ट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। रेदर देन वो किसी ड्रग्स में जो बढ़ रहा है इतना उसमें चले जाए, उससे बेटर है कि वो एजुकेशन लाइन में ही लगा रहे, ठीक है। तो उसमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। एंड उसके अलावा मतलब कि फ्रेंड्स का सपोर्ट भी अच्छा रहा, मेरी सिस्टर का सपोर्ट भी मुझे रहा, उसकी भी जर्नी अच्छी थी, उससे भी मैं इंस्पायर होता था कि उसने भी कैसे स्ट्रगल्स के बाद शी गॉट इनटू ए सर्विस। तो आप कहीं ना कहीं से आप इंस्पिरेशंस लेते हो, जो भी अच्छे लोग आपके आगे पीछे होते हैं उनकी स्टोरी से आप इंस्पिरेशन लेके, आप मतलब कि सपोर्ट सिस्टम लेके आप चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में रजत जी, मैं चाहूँगी एक मैसेज उन युवाओं को, क्योंकि ये एक ऐसा अभी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, कहीं ना कहीं अभी ये है कि अगर जॉब्स नहीं है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रग्स की ओर, या फिर यूं कहें कि नशे की ओर लगातार युवा जो है बढ़ता जा रहा है, और आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल बढ़ रहा है। तो क्या आप मैसेज देंगे? मैसेज मेरा यही रहेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर ठीक है, आप ट्राई करिए, ठीक है, आपको ट्राई करते रहना है, बट गवर्नमेंट सेक्टर सबको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। एक उनका एक लिमिटेड परसेंट ही है, वही ऑब्जॉर्व हो सकते हैं। और अगर आप बाहर देखें या इंडिया में देखें, द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है, जैसे आप एक काम कर रहे हैं, ये काम पहले नहीं थे, आपने सोचा ये काम करेंगे तो ही आप आज एम्प्लॉयमेंट ले पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, जस्ट आपको दिमाग लगाना है और आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए, एंड उस जोन से बाहर आना है कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ। तो जिसके अंदर काम करने की इच्छा रहेगी ना, वो काम करेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो भी लोग ड्रग्स या इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। एट द एंड आपकी हेल्थ ख़राब होएगी, आपके फैमिली वाले परेशान होएंगे, आप कुछ काम करने काबिल ही नहीं रहेंगे, एंड अपनी लाइफ एक बारी के लिए मिली है, ठीक है, उसको स्पॉइल करके चले जाएंगे। रेदर देन उनमें चीज़ों में जाने से बेटर है। एंड अगर उसमें कोई प्लेजर उनको मिलता भी है ना, तो दैट इज़ टेम्परेरी, ठीक है, वो कोई लाइफ टाइम तुम्हें उससे प्लेजर नहीं मिलेगा। तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू दोज थिंग्स, बिकॉज एट द एंड इट्स ए वेरी बैड लाइफ फॉर यू। रेदर देन फोकस ऑन योर कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई के सेंस में, आप अपने काम के सेंस में, आप अपने बिजनेस के सेंस में किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुई है। उन लोगों के साथ दोस्ती रखिए जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में अच्छा, ठीक है, रेदर देन उनके साथ जो बहुत ही पेसिमिस्टिक है कि हाँ ये भी ख़राब है, JNK भी ख़राब है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी ख़राब है, यहाँ ये भी इशू है, वो भी इशू है। दिस इज़ अ पेसिमिस्टिक अप्रोच, ठीक है। उससे बेटर है अगर आप देखेंगे, आपको मैं अगर कोई मुझे 10 JNK में कमियाँ गिनाएगा ना, तो 10 हमें अच्छी चीज़ें भी दिख जाएंगी, ठीक है। बस वो देखने का नज़रिया है, तो देखने का नज़रिया थोड़ा सा पॉजिटिव करिए, एंड कहीं ना कहीं आपको भी विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपको भी सक्सेस मिलेगी, एंड आप भी एक अच्छा ज़िंदगी जी के जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से रजत जी का कहना है कि पॉजिटिविटी
आपके अंदर होना ये बहुत मायने रखता है। अगर आप जिंदगी के सफर में निकले हैं, बहुत से ऐसी चीजें आएंगी जो आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा है, पर पॉजिटिविटी होना और उसके साथ आगे बढ़ना ये सबसे बड़ी बात है। तो रजत जी, एक बार फिर मेरी और दी न्यूज़ नाउ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये आपने देखा कि आज हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए थे रजत सम्याल से, और जो एक नया एक जर्नी जो है इनकी स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए इन्हें बधाई देने के लिए आए थे। तो इस तरह से, जिस तरह से इनका कहना है कि ज़िंदगी के सफ़र में निकलना तो आसान है, पर उस सफ़र में डटे रहना, पेशेंस रख के, पॉजिटिविटी ला के, वो सबसे अहम रहता है। तो अगर आप भी इस तरह से एग्ज़ाम्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ डटे रहिए, एक दिन सफलता आपके हाथ पे ज़रूर आएगी। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।